मार्केट आउटलुक में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज विकास खेमानी साहब 25 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखने वाले कैपिटल मार्केट में एडलवाइस सिक्योरिटीज़ के सीईओ के तौर पर काफ़ी लंबी पारी उन्होंने खेली 17 साल की, और उसके बाद अपना फंड शुरू किया है कार्नेलियन एसेट एडवाइजर्स। और आप पेशे से CFA हैं, CA हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, और साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से आपने BCom भी किया है। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है। आजकल आपकी हर दो चार दिन में हमें याद आ जाती है, और उसकी वजह यह है कि स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में जो इतनी बड़ी पार्टी चल रही है, इतनी बड़ी रैली चल रही है, थोड़े थोड़े दिनों में कार्नेलियन का नाम मुझे ब्लॉक डील्स में नज़र आता है। आपने ब्लॉक डील में ये खरीदा है, वो स्टॉक खरीदा है। तो जरा शुरुआत में आज मार्केट का आउटलुक लेने के बजाय उसी से करना चाहता हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की स्पेस पे आप बहुत बुलिश हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। जी, हम कभी भी इस तरह से नहीं देखते हैं कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप है। ऑफ कोर्स हमारे लिए प्राइमरी क्राइटेरिया होता है कि बिजनेस कैसा है और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। अगर ये दोनों चीजें मिल जाती है, इफ आई एम बुलिश ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, देन हम लोग रादर आई वुड बाय ए कंपनी विच इज स्मॉल देन द बिग, बिकॉज देन वो कंपनी बड़ी बन सकती है, राइट। तो जो रिस्क है वो स्मॉल और मिड कैप कैप में नहीं होती। रिस्क जो होती है वो एक्चुअली बिजनेस और मैनेजमेंट में होती है। तो हम लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। तो हम ऑफ कोर्स आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत उसको मैनेज करना पड़ता है कि कितना आपका लार्ज कैप और मिड कैप प्रोपोर्शन होता है। बट अगर बिजनेस की जो 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 एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिस्क है, जिसको हम बोलते हैं, दो तरह की रिस्क होती है। रिस्क ऑफ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल एंड रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस, मीनिंग आप कोई खराब शेयर में इन्वेस्ट कर दिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए। तो जो ये टाइप ए एंड टाइप सी रिस्क जो मैंने बताई, ये रिस्क एक्चुअली बिजनेस और मैनेजमेंट में होती है, ये मार्केट कैप में नहीं होती है। तो हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। आ, तो या तो जब जब भी हमको ये समझ में आता है कि बिजनेस अच्छा है, आगे लंबा जा सकता है और मैनेजमेंट टीम अच्छी है, तो हम उस पे फिर हमारा उस पे इन्वेस्टमेंट करने में कोई हिचकिचाते नहीं है। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट तो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, डिपेंड करता है। वो आप अपनी इतने अनुभव से परखते हैं कि कौन सा बढ़िया होगा, कौन सा नहीं होगा। लेकिन आमतौर पर किस तरह के बिजनेसेस पर आप इस वक्त बुलिश हैं? तो एक तो आपने कभी आपने कुछ पुरानी भी चर्चा हुई है कि हम एक पिछले एक थीमेटिक जो चल रहा है, हमने मैन्युफैक्चरिंग पे हम 2020 में अगस्त सितंबर से काफी एक नई हमारी प्रोडक्ट हमने एक स्कीम लॉन्च की हुई है। तो वो थीम हमको लगता है आने वाले 10-15 सालों का एक बड़ा थीम है। उसमें हमको जब भी कोई एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, जहाँ पे कोई टेलविंड दिख रही हो, वहां पे हम लोग काफी अपना मेहनत लगाते हैं और कंपनीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी स्पेस है। दूसरा, आई थिंक जो फार्मास्यूटिकल स्पेस हमको लगता है अगले 5-7-10 सालों में पिछले 5-7 सालों से उन्होंने कुछ अच्छा काम रिटर्न दिया नहीं है, पर आने वाला समय काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि यूएस में एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, इंडिया में ग्रोथ अच्छी आ रही है। तो वो एक अच्छा स्पेस है जहाँ पे वैल्यूएशंस भी अभी ठीक ठाक रेंज में है। और तीसरा, कुछ कुछ बैंकिंग PSU बैंक्स हुए, कुछ छोटी बैंक्स हुई, जहां पे हमको लगता है बैंकिंग सेक्टर इन जनरल अच्छा है, पर जहां पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है और ग्रोथ की विजिबिलिटी ज्यादा है, उन सेगमेंट्स में भी हमको काफी अभी इंटरेस्ट नजर आ रहा है। तो ये 3-4 जो सब सेगमेंट्स हैं, उनमें हम लोग कंपनी ढूंढते रहते हैं। बट इन जनरल ऐसा कोई नहीं है कि हम इन्हीं में इन्वेस्ट करेंगे। जहां जहां हमको लगता है कि सेक्टर में टेलविंड है, ग्रोथ आ सकती है और अच्छी मैनेजमेंट मिल जाए, वहां पे हम देख सकते हैं। बिल्कुल। तो मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और सरकारी बैंक या दूसरे छोटे बैंक भी जहाँ वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं और ग्रोथ दिखती है, ये तीन स्पेस है खास तौर से विकास जी को पसंद। लेकिन पहले एक बार मैं आपसे व्यू मार्केट पर लेना चाहता हूँ। अब एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा बाजार रुकते थमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बड़े करेक्शन की तैयारी है, या फिर पॉज देकर वापस से अच्छी मजबूती बना सकते हैं? क्या कुछ लग रहा है आपको? यानी जी, देखिए, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजार को देखें, तो अभी यहाँ पे कोई ऐसे बहुत बड़ी रिस्क नहीं नजर आ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक चल रही है, GST कलेक्शन ठीक है, मुनाफे की ग्रोथ है, वो भी जनरली स्पीकिंग ब्रॉड ब्रॉड बेस पे ठीक ही है। तो वहां तो कोई मुझे ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। थोड़ा बहुत चिंता जो है कि विश्व की अर्थव्यवस्था है, जो US इकोनॉमी की तरफ से अगर कुछ आ सकती है, जो शायद मुझे लगता है अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। वहां पे जो ब्याज की दरें बढ़ी हैं और इंटरेस्ट थोड़ा सा डेट लेवल्स बढ़ रहा है, उसका किस रूप में किस समय पे वो आएगा, आप उसको अनुमान करना बहुत मुश्किल है। तो जब जब वो आएगा, उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पे भी हो सकता है। पर मेरा ये मानना है, जनरली जो भारतीय बाजारों में अंडरटोन काफी स्ट्रांग है। अगर वो कोई रिस्क आती भी है, तो वो टेम्पररी होगी। इंडियन बाजारों पे बहुत ज्यादा, इंडियन इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रिकवरी भी उतनी फास्ट होगी। तो मैं भारतीय बाजारों पे काफी पॉजिटिव व्यू रखता हूँ।
मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। शॉर्ट टर्म में कुछ भी कॉल आउट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस तरह की कोई न्यूज़ और किस तरह का कोई डेवलपमेंट अलग-अलग जगहों पे होता है। तो वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट जनरली मैं बाज़ारों पे नेगेटिव नहीं हूँ। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, पर जैसे-जैसे आई थिंक कोई इलेक्शन की खबर आएगी, अगर इलेक्शन आउटकम ठीक कोई भी एक अच्छी पॉजिटिव नज़र आएगी, उस हिसाब से बाज़ार यहाँ से फॉलो थ्रू ही करने चाहिए। तो कुल मिलाकर भारतीय बाजारों में गिरावट में खरीदारी करनी है। जो आपने इलेक्शन की बात की, आप बड़ी गहरी पकड़ पॉलिटिक्स पर भी रखते हैं, तो मैं ये जैसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर अब एक साल बचा है इलेक्शन में, साल से भी कम है, तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि इलेक्शन के पहले थोड़ा बाजार ठंडा होगा, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, असेंबली इलेक्शन भी है और बाद में यूनियन इलेक्शन भी है, तो अब से लेकर इलेक्शन तक कैसे देखते हैं आप फिर? जी, इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का इलेक्शन का माहौल बनता है। आज एक थोड़ा-सा तबक्का है जो बिलीव करता है कि शायद करंट गवर्नमेंट को मेजॉरिटी नहीं मिले या और कम सीटें मिले। ऐसा एक तबक्का जो बिलीव करना चालू किया है, जो वो शायद हर इलेक्शन के पहले होता है ये। 2019 में भी मैंने ऐसी 18 के एंड में ऐसी बातें सुनी थी कि सेमीफाइनल आएगा, उससे कुछ चिंता होगी। तो मेरा ये मानना है कि करंट जो गवर्नमेंट है वो एक अच्छा काम कर रही है। उनकी पोज़ीशन काफ़ी अच्छी है। जो वीक ओपोजिशन है वो थोड़ा एक अलायंस है, बट इतना कोई मुझे मेरा जितना पॉलिटिकली समझ है कि इनकी कोई बहुत बड़ी इतनी वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है। बट पॉलिटिक्स में कभी भी कहना कि ऐसा ही होगा, बहुत इट्स आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो पर जो एक लगता है प्रोबेबिलिटी हम देखें तो लगता है करंट गवर्नमेंट वापस आने की बहुत, मैं तो कहूँगा कोई 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो वो अगर है तो और अगर ये सेमी इलेक्शन जिनको सेमी फाइनल जिनको मानते हैं हम, जो इलेक्शंस को अगर ये फेवरेबल आ जाते हैं, तो एक हो सकता है प्री इलेक्शन रैली भी बन जाए। पर ये मुझे पता है कि अगर ये गवर्नमेंट आती है, जब मैं मानता हूँ कि आएगी, तो पोस्ट इलेक्शन फॉर श्योर एक बहुत बड़ी रैली बनेगी, क्योंकि विश्व के बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो ये इवेंट का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आएगा। तो एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली पोस्ट इलेक्शन तो लगभग लगभग होनी चाहिए, अगर प्री इलेक्शन नहीं बने तो कोई भी कारणों से। पर एक ये इवेंट पूरा होने के बाद लिक्विडिटी काफी नेक्स्ट ईयर अच्छी रहनी चाहिए। ओके, तो इलेक्शन के पहले थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, लेकिन इलेक्शन के बाद तो मजबूती वाला माहौल है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आइए ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। सपोर्ट नहीं मिल रहा और डर लग रहा है वापस से, जिस तरह से अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स और वापस से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, कमोडिटीज जिस तरह से क्रैश हो रही है, क्या कोई वाकई में चिंता की बात है? इसमें फायदा समझे या नुकसान? कि आप भारत के बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे फेड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं हो रही। इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया। तो एक बड़ी पूरा ऐसे अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जो समझ में आने की थोड़ी सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि एक ही इस बात में सबसे बड़ी कंफर्ट है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, बड़ी सबसे बड़ी रिस्क आप देखेंगे अनिल जी कहाँ से आती है? सबसे बड़ी रिस्क आती है लेवरेज पोजीशन से। राइट, जब आपकी बैलेंस शीट लेवरेज्ड हो, तो आप देखेंगे तो आज भारतीय कंपनियों की बैलेंस शीट लेवरेज नहीं है, सरकार की बैलेंस शीट लेवरेज नहीं है, हाउस होल्ड्स की बैलेंस शीट लेवरेज नहीं है, और हमारा जो एक्सपोजर है वो बाहर की इकोनॉमी से पैसा लिया हुआ बहुत कम है हमारा, जो कि 2008 से बिल्कुल विपरीत है। 2008 में आप देखेंगे तो हमारी सारी कंपनियां, जैसे कि टाटा ग्रुप हुआ, बिरला ग्रुप हुआ, भारती हुआ, सबने बाहर बड़े-बड़े एक्विजिशंस किए हुए थे, बाहर की बोरोइंग के साथ में। और जब वहां पे तकलीफ आई तो उनकी इधर की बैलेंस शीट स्ट्रेच हो गई, क्योंकि सारे के सारे आ गए। और दूसरी बात थी, उस समय हमारी जितनी भी बैंकें थी, आईसीआईसीआई बैंक या करीब जितनी भी बड़ी बैंक थी, उनकी काफी बैलेंस शीट ओवरसीज थी। जितना मेरे को याद है, आईसीआईसीआई बैंक का कुछ 30 से 35% एक्सपोजर बाहर था। तो जब वो बाहर बैलेंस शीट एक्सपोज हुई तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ गई। इस बार आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर बहुत मामूली है। दूसरी बात, कॉर्पोरेट सेक्टर ने बाहर लेवरेज किया हुआ ही नहीं है, बाहर एक्विजिशंस किए हुए ही नहीं है। तो अगर भारत ये कहना, मैं नहीं कह रहा कि बाहर कुछ होगा तो इंडिया में कुछ असर नहीं होगा, उसका कोई एक सस्टेनेबल डैमेज नहीं, मतलब परमानेंट डैमेज नहीं होगा। जो सेंटिमेंटल डैमेज हो सकता है वो रिकवरी काफी फास्ट होगी, क्योंकि हमारा जो विश्व की इकोनॉमी से डिपेंडेंस है वो इस बार स्पेशली फाइनेंशियल लेवरेज को लेके बहुत ही मिनिमल स्तर पे है। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ग्लोबली भी बहुत चिंता की बात ऐसे है नहीं हमारे लिए, लेकिन भारतीय बाजारों पर रुझान है पॉजिटिव। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से भारतीय बाजारों का डायरेक्शन हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।